हेलो एवरीबॉडी। आइए हम लोग क्लास करते हैं अपनी स्टार्ट। देखिए, आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस भी सीपीओ प्री 2018 के क्वेश्चन पेपर से हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो एक मिनट आवाज इको कर रही है। राम राम भाई सभी को। एक बार मैं जरा इसको, चलिए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में सब जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सीपीओ प्री 2018 के पेपर के थे। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये भी उन्हीं पेपर्स के हैं, सीपीओ प्री 2018। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखें। द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट अनलेस यू डिक्लाइन इट। आंसर बताएं इसका सभी लोग। थैंक्स अबे बच्चे, खूब मेहनत करो। ठीक है। ओम सिंह जाट। हम्म, हाँ। डाउट सेशन के लिए कहा था क्या लास्ट टाइम? चलो डाउट सेशन आज तो नहीं, आज ये क्वेश्चन से जरा इन्हें डिस्कस कर लो, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे डाउट। ठीक है, हाँ बढ़िया। अब देखो, जैसे हमने लिखा, द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट अनलेस यू डिक्लाइन इट। अनलेस यू डिक्लाइन इट का मतलब हमने ये कह दिया कि इफ यू डोंट डिक्लाइन इट, इफ यू डोंट डिक्लाइन इट। तो अगर हम ये कह रहे हैं ना अनलेस यू डिक्लाइन इट, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं इफ यू डोंट डिक्लाइन इट। हालांकि वो सही हो जाता अगर यहाँ पे गुड नहीं बैड लिखा होता। ठीक है, अगर यहाँ पे बैड लिखा होता, क्योंकि यहाँ पे ऑफर गुड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर अच्छा ऑफर है तो उसको पर्सन तब रिग्रेट करेगा जब उसको डिक्लाइन कर दे। यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं डिक्लाइन करेगा तो रिग्रेट करेगा, तो मीनिंग गलत है। तो हमें ये डोंट हटाना पड़ेगा। अब यहाँ इफ के साथ में डोंट हमने हटा दिया तो सही हो गया। अनलेस का मीनिंग भी नेगेटिव होता है, तो हम अनलेस को हटा के उसकी जगह इफ लिख देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट डिक्लाइन इट, इफ यू डिक्लाइन इट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये पर्सन उस ऑफर को डिक्लाइन कर दे, डिक्लाइन का मतलब तो नॉट टू एक्सेप्ट, कोई चीज हमें ऑफर की गई और हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट में जो, दिस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें बच्चों। आज थोड़ा सा क्विक रहना, थोड़ा सा ना क्विक रहना आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा धीरे पढ़ लेंगे, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा क्विक रहना। चलो आंसर बताओ। दिस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाँ। अब देखिए, ये जो हालांकि कंसिस्ट ऑफ हम लिख सकते हैं बच्चे, लेकिन ये जो कंप्राइज वर्ब होती है ना, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जैसे हमने लिखा दिस टेस्ट कंप्राइजेज व्हाट डज इट कंप्राइज, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है और प्रीपोजिशन नहीं। हालांकि हम इसके साथ प्रीपोजिशन लिख सकते हैं अगर ये हम पास्ट पार्टिसिपल बना लें तो। जैसे हम लिखते हैं द टेस्ट इज कंप्राइज्ड। अब देखो, अगर हम इस कंप्राइज लिख देंगे ना, तो ये कंप्राइज को हमें पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। ठीक है, ये इज हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। क्योंकि इस लिंकिंग वर्ब में तो ये जो हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं प्रेडिकेटिवली यूज किया जा रहा है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, सब्जेक्ट है हमारा टेस्ट। तो हमने लिख दिया था टेस्ट इज कंप्राइज्ड। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन लिखेंगे तो हमें ऑफ प्रिपरेशन लिखनी पड़ेगी, ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो हम कंप्राइज के साथ में ऑफ कई बार लिख लेते हैं जब हम उसको एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं एडजेक्टिव बना के। ठीक है, हाँ। अगर यहाँ पे इस तरीके से यूज कर रहे हो तो ये जो कंप्राइज है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, और एज ए मेन वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो ऑफ रिमूव कर दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रामर लिख दो। ठीक है, इसका आंसर ही हो गया। बढ़िया, सारे बच्चों को इसका आंसर पता था, अच्छी बात है। ये जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, ये मॉडरेट ही होते हैं, जिस लेवल की हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, अगर वो लेवल हमारा मतलब हमें क्लियर हो जाए तो ये सब मजाक हो जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस। ठीक है, अगला जाओ। The Kumbh Mela has been held at Allahabad since centuries now, because in the past 2 decades it has grown into a mega event. मेगा का मतलब ग्रेट, मेगा का मतलब हो गया ग्रेट।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सीपीओ प्री 2018 के पेपर के ही हैं, जो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए, आज डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें दो एरर है, मतलब हमने जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा उस तरीके से दो एरर कर ली। एक तो जो सेंचुरीज हमने लिखा ना टाइम, ये पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन है, क्योंकि ड्यूरेशन है तो इसके लिए प्रिपरेशन सिंस नहीं फॉर यूज होगी। ठीक है, एक। दूसरा, ये जो हमने लिखा है इन द पास्ट 2 decades इट हैज ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट, कि जो कुंभ मेला है ना, वैसे तो वो सेंचुरीज से वहां पे मनाया जाता है इलाहाबाद में, कुंभ मेला इलाहाबाद में कई सदियों से लगता है, लेकिन इन द पास्ट 2 decades इट हैज ग्रोन इनटू मेगा इवेंट, लेकिन पिछले 20 सालों में ये जो है ना एक मेगा इवेंट बन गया है। ठीक है, तो ये जो हमने बिकॉज लिखा ना, ये रीजन शो करता है, लेकिन ये रीजन नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है, कि कोई एक ऐसी चीज जो कि सदियों से हो रही थी, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज की जगह ना बट लिखो, बट। तो इसमें दो करेक्शन करना, एक सिंस की जगह फॉर लिखना, क्योंकि सेंचुरीज पॉइंट नहीं ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और दूसरा यहाँ पे बिकॉज मत लिखो। बिकॉज का यूज हम करते हैं किसी काम के रीजन को रेफर करने के लिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्योंकि ये पिछले 20 सालों में बहुत मेगा इवेंट बन गया है, इसीलिए इसको सदियों से मनाया जाता है। तो ये लॉजिकल है, ऐसा नहीं है। मनाया जाना पहले से हो रहा काम है, तो ये बाद वाला काम रीजन नहीं हो सकता, तो हम इसको लिख देंगे बट। अब बट ये जो है ना कॉन्ट्रास्ट को करेगा। हाँ, सेंचुरीज इंडेफिनिट टाइम नहीं होता बेटा, सेंचुरीज का मतलब होता है 100 years, ड्यूरेशन ऑफ 100 years। ठीक है, इन इलाहाबाद नहीं लिखो प्रदीप, ये बात हमने पिछले कई बार डिस्कस की है कि कोई भी मीटिंग पॉइंट होता है, गैदरिंग पॉइंट होता है, जहां पे कोई चीज इवेंट हैपन होता है, उसके लिए प्रिपोजिशन एट लिखा करो। ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप दिस अवे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ बहुत अच्छा है, ओम सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। देखो वैसे अगर तुम लोग देखोगे ना यूट्यूब पे, हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है दिस और इट का यूज, उसमें समझाया, दिस और इट दोनों प्रोनाउन होते हैं, उसका यूज समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, हमारी जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना, इसमें हमने एक प्रोनाउन यूज किया दिस। ये जो प्रोनाउन है ना, इस शुभ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस शुभ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब है क्या, दिस का यूज हम करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए जो पास में लिखे गए, जैसे इस क्लॉज के पास में लिखा गया फ्लोर। अगर ये दिस इस फ्लोर के लिए यूज हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो स्वीप अवे करना है ना, अगर हम अवे ना लिखें तब तो ये दिस भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अवे लिख रहे हैं तो इसका मतलब किसी चीज को हम डिटैच कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, वो फ्लोर नहीं है, वो रबिश है। रबिश का मतलब कूड़ा करकट। तो अगर इस नाउन को रेफर करना है रबिश को, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे प्रोनाउन इट लिखो। तो इट जो होता है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसका यूज हम करते हैं सेंटेंस में लिखे गए किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पर। रबिश एक नाउन है, उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करना है, तो इट लिखो। दिस का यूज क्या करो, या तो प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए। ठीक है, पॉज करके, कैसे हुआ, क्या पॉज हो गया बेटा, क्लास नहीं चल रही है लाइव? वैसे मेरे सामने देखो बोर्ड पे चल रहा है, तो पॉज नहीं होना चाहिए बेटा, क्लास लाइव चल रही है, ध्यान से देखो। फिर भी मैं अपने फोन में भी ऑन करके रख लेता हूँ इसको। ठीक है, हाँ सही चल रहा है, कोई पॉज वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना दिस की जगह इट लिखो जब भी से, और मैं बता देता हूँ, एक यूट्यूब पे हमारा लेक्चर भी है, दिस वर्सेस इट, दिस और इट के उसमें यूजेस डिस्कस किए गए हैं, तो अगर वो लेक्चर तुम देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा इसमें आंसर क्यों आया। ठीक है, उसमें काफी डिटेल में समझाया गया, वो 1-1.5 घंटे की क्लास है। ठीक है, 1 घंटे की तो क्लास होगी जिसमें दिस और इट को एक्सप्लेन करके समझाया गया, तो वहां से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में मैं बता देता हूँ, दिस का यूज क्या करो, या तो तब जब हमें किसी प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट को रेफर करना हो। ठीक है, या दिस का यूज क्या करो, जो पास में लिखा गया नाउन होता है उसको, जैसे फ्लोर पास में लिखा, फ्लोर को रेफर करना तो दिस लिख दो, लेकिन अगर पास लिखे नाउन को नहीं, मेन नाउन को रेफर करना जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, तो इट लिखा करो। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इट बेटा पर्सनल प्रोनाउन होता है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो दैट मत लिखना, इट लिखना। दिस दैट का यूज हमेशा कंपेटिवली होता है, कोई चीज पास है तो दिस, दूर है तो दैट।
डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है किसी चीज को पॉइंट आउट करके शो करना। इतना दिमाग एग्जाम में नहीं लगा पाए तो क्या करें? देखो बच्चे, एग्जाम से पहले इसीलिए तैयारी की जाती है, तैयारी इसीलिए पहले की जाती है कि जिससे कि हमें हर एक चीज क्लियर हो जाए और हम एक चीज को क्लियरली देखने समझने लग जाएं। क्योंकि पेपर वाले दिन ना हमारे पास गिना चुना टाइम होता है और उसी हमें टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सही समझते हुए। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई बच्चा बिना समझे पेपर वाले दिन जाएगा तो इतना सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। तो इसीलिए तैयारी पहले की जाती है सही से, ठीक है। Not only she objected to his proposal but also condemned it in strong terms. हाँ, अब देखो ये हमने पिछली क्लासेस में भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और निदर नो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है सी और एक वर्ब है ऑब्जेक्टेड और एक वर्ब है कंडेम्ड, और हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो जो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना उसकी मदद से इन दोनों को जोड़ना है। हमें सब्जेक्ट नहीं जोड़ना है, सब्जेक्ट एक ही है सी, वर्ब दो है, एक ऑब्जेक्टेड एक कंडेम्ड है, ठीक है। तो नॉट ओनली को लिखो पहली वर्ब से साथ, नॉट ओनली शी नॉट ओनली ऑब्जेक्टेड बट ऑल्सो कंडेम्ड। तो बट ऑल्सो आ गया दूसरी वर्ब कंडेम्ड के साथ, नॉट ओनली पहली वर्ब ऑब्जेक्टेड के साथ आ गया, हमारा सेंटेंस ही हो गया, ठीक है। एक देखो बच्चों ने, एक दो ने और भी कमेंट किया है कि अगर हम इसको चाहें तो इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम नॉट ओनली का यूज वर्ब के लिए करते हैं ना तो ये एडवर्ब होता है, ठीक है। अगर हम किसी एडवर्ब को उसकी यूजुअल पोजीशन से हटा के सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, तो हम उसके साथ में वर्ब के इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख के भी सही कर सकते हैं, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल एंड वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली डिड सी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड सी नॉट ओनली ऑब्जेक्टेड, दोनों में से जो अच्छा लगे अपना लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, डिड यू डू दैट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको भी हमने यूट्यूब पे डिस्कस कर रखा है, दैट क्लॉज वर्सेस व्हाट क्लॉज, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, दैट क्लॉज वर्सेस व्हाट क्लॉज। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि दैट हमारा या तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है या कंजंक्शन होता है। जब दैट कंजंक्शन होता है ना तो ये नाउन क्लॉज बनाता है, नाउन क्लॉज। तो अगर हम ये मान लें दैट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे नाउन क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज इस डू वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो दैट क्लॉज ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई नो दैट ही हैज रिटर्न। तो देखो ये जो दैट ही हैज रिटर्न हमने लिखी ना क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है, ये दैट कंजंक्शन है और ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये सेंटेंस सही हो गया। अब इसी तरीके से हम इसे भी मान सकते हैं कि ये जो दैट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे है ये नाउन क्लॉज है और इस डू वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन चलो ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक दिक्कत और हो जाएगी, ये जो टोल्ड वर्ब होती है ना, डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, उसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। एक ऑब्जेक्ट तो इसका ये यू हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट इसका देखो है ही नहीं। तो इसका मतलब इस दैट की जगह हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इस टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो जाए, ठीक है, और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ भी दे, ठीक। ये काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, ये टोल्ड डाइट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, इसका दो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, एक व्हाट का रिप्लाई एक होम का रिप्लाई। होम का रिप्लाई यू हो गया, व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस टोल्ड वर्ब का एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक ऐसा वर्ड चाहिए जो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दे। ये काम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। हालांकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जब इसे रिलेटिव प्रोनाउन मान लोगे तो इसको एंटीसेडेंट चाहिए होगा। एंटीसेडेंट हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि एंटीसेडेंट है नहीं, बिना एंटीसेडेंट के रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हो सकते, तो इस दैट को हटा के इसकी जगह व्हाट लिख दो, ठीक है। अब एक चीज और समझना, अगर इस दैट से पहले कोई एंटीसीडेंट लिखा होता तो ये दैट सही हो जाता है, डिड यू डू द वर्क दैट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे, डिड यू डू द वर्क दैट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे, ठीक। तो जब भी हम दैट को यूज करेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद हमेशा एंटीसीडेंट चाहिए होगा। एंटीसीडेंट नहीं हो तो वहां पे व्हाट लिखा करो, ठीक है। दैट क्लॉज और व्हाट क्लॉज का एक वीडियो हमने यूट्यूब पे डिस्कस कर रखा है, वो भी 1-1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट है, उसको अपना देख लेना तो उससे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में तुम लोगों के आंसर ज्यादातर के सही थे, सारे बच्चे दैट ही कह रहे थे, बस एक कोई बच्चा था वो टू डू लिख रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जो मैंने लास्ट में बताया। अब देखो कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं बेनिफिशियल फॉर यू आएगा, तो मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, बेनिफिशियल टू यू ही लिखो, ठीक है, ये सही है, उसमें कोई एरर नहीं है। असल में होता है कि कोई भी चीज जो बेनिफिशियल होती है ना, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो जो रिसीव करता है उसके साथ में प्रिपोजिशन हमेशा टू लिखा करो, थे प्रिपोजिशन तो ठीक है। आंसर पता है क्या है इसमें, इसमें लिखो इन द लॉन्ग रन की जगह इवेंचुअली। फिर से मैं बता देता हूँ, ये सीपीओ के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखो ये जो इवेंचुअली एडवर्ब होता है, इवेंचुअली जो एडवर्ब है इसका मतलब होता है एट द एंड ऑफ समथिंग। मान लो कोई इवेंट्स है, कोई सीरीज है, उसके एंड में जो हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब एक तरीके से होता है फाइनली, यहाँ पे लिख भी लेना चाहे। अच्छा, इन द लॉन्ग रन का मतलब देखो क्या होता है, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब जैसे हमने लिखा इन द लॉन्ग रन, या हमने लिखा इन द शॉर्ट रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और इन द शॉर्ट रन का फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन, ठीक है। राम राम बच्चे, ठीक। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे जो बच्चे रूल से याद करके पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, समझने के बजाय याद करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, हो सकता है उनको इन द शॉर्ट रन थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, बट द इन द लॉन्ग रन दे डोंट गेट एनी प्रॉफिट। मतलब लंबे उनको फायदा नहीं होता। लॉन्ग रन में फायदा वही लोग उठा पाते हैं जिन्होंने शुरू में कॉन्सेप्ट से सीखा होता है, बेहतर तरीके से चीजों को समझते हुए सीखा होता है, ना कि याद करते हुए सीखा होता है, ठीक। तो जो याद करके हुए सीखते हैं उनको क्या होता है, उनको फायदा हो सकता है, लेकिन दैट इज इन द शॉर्ट रन, थोड़े समय के लिए, जब तक वो क्लास में है तब तक उन्हें पता है, तब तक वो आंसर दे रहे हैं, पेपर वाले दिन उन्हें कंफ्यूज होना है। लॉन्ग रन में वो पढ़ने का तरीका फायदा नहीं करता। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब समथिंग दैट विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक चलेगा, थोड़े समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर ये मीनिंग कन्वे करना है तब तो यूज करो इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन। लेकिन अगर हमें ये बताना है कि किसी एक काम के होने पे बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा, तो उसके लिए लिखा करो इवेंचुअली, ठीक है। ये जो हमने लिखा ना, इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग, अगर तुम ये ट्रेनिंग कर लोगे तो उससे क्या होगा, यू विल बी बेनिफिट, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, तो जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो ट्रेनिंग के खत्म हो जाने पे फिर तुम्हें से इससे फायदा मिलेगा, जब तक ट्रेनिंग होगी तब तक नहीं मिलेगा, लेकिन उसके खत्म हो जाने पे फाइनली, तो वहां पे इवेंचुअली लिख दो। वही वैसे आंसर भी दे रखा था पेपर में, जो क्वेश्चन था उसमें इन द लॉन्ग रन और इन द लॉन्ग रन दे रखा था, और इवेंचुअली भी दे रखा था, तो उसमें इवेंचुअली टिक करना, इवेंचुअली का मतलब फाइनली होता है, ये ध्यान रखना। एक बच्चा बता रहा आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, देखना एक बार क्या। एक बार मुझे ये बताओ कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। एक बार आंसर, एक बार कमेंट करो कि वॉइस आ रही है या नहीं। नेक्स्ट आंसर तक बता दो, ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्ड एनफ। ओके है ना, हाँ चलो ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा, थैंक्स। नाउ आंसर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर करो। बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर करो। अब देखो एक बच्चे ने लिखा है, अ, एक बच्चे ने लिखा है कि एनफ हार्ड आएगा। तो देखो बच्चे मैं बता देता हूँ, ये तो बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कंपटीशन के इंग्लिश का, कि अगर हम एनफ को कभी भी एज एन एडवर्ब यूज करें एडजेक्टिव के साथ में, तो हमेशा बाद में लिखा करो, ठीक है। ये जो हमने हार्ड लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है, और ये एनफ एडवर्ब है, एनफ एडवर्ब को हमेशा एडजेक्टिव के बाद में लिखा करो, ठीक, तो वो सही है। इसमें बताऊं आपको एरर क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
हालांकि नो एरर मैंने लिखा नहीं इन क्वेश्चंस में, लेकिन इनमें एक दो क्वेश्चंस नो एरर के थे। जैसे पिछली क्लास में भी जब हमने डिस्कस किया था, दो क्वेश्चन थे शायद, इसमें भी एक देखो ये निकल आया। तो ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्ड एनफ। ये पेपर में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है हार्डली लिख दो। हार्डली का मीनिंग बेटा नेगेटिव होता है। अगर हार्डली लिख दोगे ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्डली। अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो पास कर लेगा, ऐसा नहीं होता। पास वो करेगा जो कोशिश करेगा, ठीक। तो इसमें नो एरर है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, जबरदस्ती का एरर नहीं ढूंढो, आगे आ जाता। अच्छा, इफ इट ट्राइज हार्ड एनफ, हाँ बच्चे इसमें हार्ड एडवर्ब है। मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें हार्ड एडवर्ब है, ठीक है। ट्राई वर्ब है और हार्ड उसका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर है। बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे एडवर्ब है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, ट्राई वर्ब के साथ लिख रहे हैं तो एडवर्ब है। हाँ, इसका आंसर सही है, व्योमकेश का भी आंसर सही है, आकाश कोटवानी का भी सही है। देखो इसमें पता है क्या, ये जो हमने मेड लिखी ना वर्ब, ये कॉस्टिव वर्ब होती है। जब भी ये कॉस्टिव वर्ब होती है तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। जैसे मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मेक का मतलब निर्माण करना या बनाना या फैब्रिकेट करना नहीं है, यहाँ पे मेक का मतलब है कॉज करना। तो जब भी मेक कॉस्टिव वर्ब होते हैं ना, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर फॉर्म के इन्फिनिटिव लिखा करो, चेंज। द लैंडलेडी मेड मी चेंज द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times। ठीक है, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग द ऑफर। ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग द ऑफर, सही है, आंसर उसका सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, वो चेंज आएगा, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ। ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग द ऑफर। अब देखो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज सरप्राइज डैश देम। ही वॉज सरप्राइज्ड डैश द रिजल्ट। हाँ, अब देखो ये जैसे हमने दो क्वेश्चन लिखे, ही वॉज सरप्राइज डैश देम, ही वॉज सरप्राइज डैश द रिजल्ट, ठीक। अभी जो हमने देम लिखा है, ये तो है पर्सन, तो जो पर्सन है वो इस वर्ब का डूअर भी हो सकता है, तो हम डूअर के लिए प्रिपरेशन लिख देते हैं बाई। ही वॉज सरप्राइज बाई देम, ठीक है। देम का मतलब दे सरप्राइज देम, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं दे सरप्राइज हिम, कि उन्होंने उसे सरप्राइज कर दिया। अच्छा, अगर हम लिखते हैं ही वॉज सरप्राइज डैश द रिजल्ट, अभी जो रिजल्ट है ना डूअर नहीं है, रिजल्ट जो है वो किसी को सरप्राइज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये डूअर नहीं है तो नॉन डूअर के साथ में बाई प्रिपरेशन ना लिख के एट प्रिपरेशन लिखना। तो ये सरप्राइज है, शॉक्ड है, एस्टोनिस्ड है, अमेज्ड है, अम्यूज्ड है और बिविल्डर्ड है। इनके मतलब लगभग भौचक हो जाना, ठीक है, ऐसे हो जाने होते हैं। अम्यूज का मतलब हालांकि एंटरटेन करना होता है। अब ये वर्ड्स तुम्हें ध्यान रखनी है, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिस्ड, अमेज्ड, अम्यूज्ड, बिविल्डर्ड। इन वर्ड्स के साथ में होता क्या है कि अगर हम डूअर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, हाँ, अगर हम डूअर ऑब्जेक्ट लिख दें तब तो प्रिपरेशन लिखा करो बाई। अगर नॉन डूअर ऑब्जेक्ट लिख दें, ठीक है, नॉन डूअर का मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डूअर ना हो, तो उसके साथ में प्रिपरेशन लिखा करो एट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम सरप्राइज के बाद में एट प्रिपरेशन लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पर्सन मी नहीं होगा, ये रिफ्यूजिंग होगा। क्योंकि अगर मी तो पर्सन है, अगर उसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम एड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना रिफ्यूजिंग है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब का चाहे प्रिपरेशन का, तो हम उसे जेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं जेरेंट। जेरेंट से पहले हमेशा पजेसिव केस आता है। ये प्रोनाउन का मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपटीशन का। तो यहाँ पे लिख दो, ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई रिफ्यूजिंग द ऑफर। फिर से समझ लो, सरप्राइज्ड है वर्ब पैसिव, एट है प्रिपरेशन, ठीक। एट प्रिपरेशन अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन नहीं, थिंग होगी। तो इसका मतलब ये जो मी हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा रिफ्यूजिंग। अच्छा, अगर रिफ्यूजिंग और ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो जेरेंड है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो जेरेंड होती है, ठीक है। जेरेंड के साथ में हमेशा नाउन प्रोनाउन पजेसिव केस में लिखा करो माई। ये जो तुम लोग इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बच्चे,
डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज एंड डिक्लाइन। कुलदीप का आंसर है सर टू रिसीव का ऑब्जेक्ट होता है तो सकता है क्या। ये सारी बातें जब हम डाउट क्लास रखेंगे ना उसमें तुम लोगों के मैं डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन अपने इकट्ठे कर लो, ठीक है। आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पहले आंसर इनके बताओ। तो इसमें अगर एट लिखा हुआ है तो हमें ऑब्जेक्ट मानना है रिफ्यूजिंग को, और रिफ्यूजिंग को ऑब्जेक्ट मान लोगे तो जेरेंड है, जेरेंड से पहले पजेसिव कैसा आएगा, माई। ठीक है, याद आ गया, बढ़िया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 12 का आंसर बताएं। वाई सी वॉज एंग्री विद हर सन, मुझे लगता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली एक क्लास में भी था, मतलब पिछली जो हमने क्लास डिस्कस की थी ना उसमें भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो हम आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया होगा, उसमें क्या रहा होगा, जैसे मतलब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं लेकिन किस तरीके का क्वेश्चन रहा होगा मैं बता देता हूँ। आई नो वाई वॉज शी एंग्री विद हर सन। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ देखो, ये जो हमने लिखा ना ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में आती है। असर्टिव फॉर्म का मतलब पहले सब्जेक्ट बाद में प्रेडिकेट। तो ये जो हमने वॉज लिखा ना यहाँ पे, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वाई सी वॉज एंग्री विद हर सन। ये वो क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब चूंकि ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में आती है, तो हमने असर्टिव फॉर्म ये लिख दिया। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है इंटरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अब जब इंटरोगेटिव फॉर्म में सिंपल सेंटेंस को लिखोगे तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो इसको ऐसे लिख दो। तो इसको लिख दो, वाई वॉज शी एंग्री विद हर सन। नेक्स्ट में जाओ, यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल इन केस यू हैव अ फोटो आईडी कार्ड। हम्म, अब देखो इसमें आंसर यही है जो बच्चों तुम लोगों ने आंसर किया है कि इन केस की जगह इफ लिख दो। लेकिन एक चीज सोचो, इफ लिख दोगे तो कौन सा सही हो जाएगा, तब भी गलत रहेगा। होता क्या है कि इन केस और इफ दोनों कंडीशन शो करते हैं। इन केस उस कंडीशन के लिए जो बाद में होगी, जिसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ पहले ही कर रहे हैं, जैसे हमने कहा वी शैल गो बाय कार इन केस इफ वी गेट लेट। तो इन केस और इफ दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इफ का मतलब क्या होता है वो तुम लोगों को पता ही है, वी शैल गो बाय कार इफ वी गेट लेट। इफ वी गेट लेट का मतलब अगर हम पहले लेट हुए तो हम कार से जाएंगे। इसका मतलब हम कार से, ऐसा भी हम कार से नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर लेट हुए तो कार से जाएंगे, इसका मतलब ये है। अगर हम लिखते हैं वी शैल गो बाय कार इन केस वी गेट लेट, तो इसका मतलब हम जाएंगे कार से ही, और कार से जाने की वजह है कि वी डोंट वांट टू गेट लेट, कि हम लेट होना नहीं चाहते, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। तो इन केस अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए काम कर रहे हैं। इफ अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस सिचुएशन के हो जाने पर तब हम ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो इन केस और इफ के दोनों के मीनिंग पॉजिटिव होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इफ भी गलत हो जाएगा, यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल इफ यू हैव अ फोटो आईडी कार्ड। अगर तुम्हारे पास फोटो आईडी कार्ड होगा तो वो अलाउ नहीं करेंगे, ये गलत है मीनिंग। ये इसको यूं कह सकते हो, यू विल बी अलाउड, तुम्हें अलाउ कर दिया जाएगा इफ यू हैव अ फोटो आईडी कार्ड, अगर फोटो आईडी कार्ड है तो। ठीक, तो बजाय कि इफ लिखने के यहाँ पे लिखो अनलेस। अनलेस का मीनिंग नेगेटिव होता है और वो मीनिंग लॉजिकल सही होगा, मतलब लॉजिकली आंसर तब सही होगा जब हम यहाँ पे अनलेस लिखते हैं। यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल अनलेस यू हैव अ फोटो आईडी कार्ड। अनलेस का मतलब इफ यू डोंट हैव। तो खैर इसका आंसर अनलेस लिख दो, बाकी सही जाएगा। 13th क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ, अनलेस आएगा बिल्कुल बच्चे, अनलेस ही आंसर है हमारा। आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। अब देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि एडवाइस नाउन अनकाउंटेबल होता है तो इसका प्लूरल नहीं हो पाएगा। तो पहले लिखो एडवाइस, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस। ठीक है, ये हो गया आंसर।
उसके बाद में दूसरी चीज, अगर मान लो किसी पर्सन ने तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवाइस दिए हैं, अलग अलग टाइप की सलाह दिए हैं, और प्लूरल मीनिंग ही कन्वे करना चाहते हो, तो इसको ऐसे लिख दो, फॉर हिज पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो पीसेस ऑफ एडवाइस लिखते हो, लेकिन एडवाइस नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसको प्लूरल में मत लिखना। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल नहीं बनेगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये पीसेस लिखना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। एडवाइसेस हर हालत में गलत है क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल बनेगा नहीं, तो एडवाइस लिख दो। नेक्स्ट में आ जाओ, द कॉज ऑफ द डिजास्टर हैज नॉट येट नोन बट एन इंक्वायरी हैज बीन सेट अप टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। बिल्कुल बच्चे, अब पीस ऑफ एडवाइस या तो लिखो या फिर लिखो एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं, द कॉज ऑफ द डिजास्टर हैज नॉट येट नोन। यही आंसर है। अब देखो ये जो हमने लिखा ना हैज नॉट येट नोन, ये वर्ब एक्टिव वॉइस में, हैज नॉट नोन ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है। हैज के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं ना तो वर्ब एक्टिव होती है, लेकिन ये वर्ब एक्टिव होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉज है ना वो किसी चीज को नो नहीं करेगा, हम नो करेंगे। मतलब सब्जेक्ट हम है तो हमें पता चलना चाहिए, कॉज को पता नहीं चलेगा, तो ये मीनिंग अभी गलत है। या तो लिख दो हैज नॉट येट बीन नोन, और नहीं तो सीधे इज लिख दो। ठीक है, इज लिख दो उसको और ये सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि नॉन जो वर्ब है ना पैसिव नहीं बनेगी। अगर तुम ये सोच के बीन लिख रहे हो कि इसका पैसिव बनाओगे तो मैं बता देता हूँ, नो वर्ब पैसिव नहीं बनती। जब हम इसे लिखते हैं ना, आई एम, ही इज नोन टू मी, आई एम नोन टू हिम, तो एक्चुअल में ये पार्टिसिपल होता है। ठीक, तो चूंकि जब उसे जब पार्टिसिपल यूज करना है तो बीन लिखने के बजाय इज लिख दो, सेंटेंस हो जाएगा, द कॉज ऑफ द डिजास्टर इज नॉट येट नोन। हम्म, बीन मत लिखो बच्चे, मैं मना कर रहा हूँ, बीन मत लिखो। बीन का यूज तब जरूर क्या करो जब किसी पैसिव वर्ब को बनाना हो। यहाँ पे हमें वर्ब पैसिव नहीं बनानी है, जो हम नॉन वर्ब यूज, देखो सबको पता है कि किसी भी वर्ब का पैसिव तब बनता है जब उसका सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब काम किया किसी और ने, रिसीव किया किसी और ने, उसका इफेक्ट। लेकिन जो नो वर्ब होती है ना उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका पैसिव नहीं बनता क्योंकि इसमें कोई डूअर नहीं होता। जब भी हम ये लिखते हैं ना ही इज नोन, तो ये पैसिव नहीं होता, क्योंकि अगर ये पैसिव होता तो हम इसके साथ में प्रिपोजिशन बाय लिखते हैं, और सबको पता है कि इसके साथ में प्रिपोजिशन बाय नहीं टू लिखी जाती है। तो एक्चुअल में नॉन पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, ही इज नोन, यू आर नोन, आई एम नोन, तो एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव के तरीके से यूज करना है तो हैज बीन मत लिखो, इज लिखो, द कॉज ऑफ द डिजास्टर इज नॉट नोन, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैज एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैज एक्सप्लोर्ड इनटू द पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सारे क्वेश्चन आए पेपर में, सीडीएस प्री 2018 के पेपर में सारे ही क्वेश्चन आए। हाँ, कुलदीप लांबा का आंसर सही है, राहुल का आंसर सही है, गौरव का भी आंसर सही है, शिवम का भी आंसर सही है, भीम का भी आंसर सही है। देखो एक्सप्लोर जो वर्ब होती है ना ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ये प्रिपरेशन गलत हो गई, सीधे ये ऑब्जेक्ट लिख दो। एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज को खोजना, मतलब उसको खंगालना, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, के साथ में ऑब्जेक्ट में लिखो। अब देखो किसी बच्चे ने लिखा एनीबडी के बजाय समबडी आएगा। ठीक है, एनीबडी बच्चे सही है, एनीबडी का मतलब वी डोंट नो हु द पर्सन इज, हमें जब नहीं पता कौन है वो पर्सन, तो ऐसे पर्सन को रेफर करने के लिए एनी यूज क्या करो। और एनी और सम, हम वैसे जो बच्चे एनकॉम बैचेस वगैरह में पढ़े होंगे या जो मुखर्जी नगर में पढ़े होंगे उन्हें तो पता ही है कि एनीबडी यहाँ पे हम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं जब हमें किसी इंडेफिनिट थिंग को रेफर करना हो, ना कि डेफिनेट को। और नहीं तो एनी और सम का एक हमने वीडियो भी डिस्कस किया है यूट्यूब पे, हालांकि वो इंग्लिश में, वो उस समय मैंने टेसन में वो इंग्लिश में पूरा वीडियो पढ़ा दिया। तो एनी और सम का एक वीडियो भी यूट्यूब पे, हालांकि वो इंग्लिश में चाहो तो उसे देख लेना। ये एनीबडी सही है बच्चे, ये गलत नहीं है। जब हमें किसी अननोन को रेफर करना हो, किसी इंडेफिनिट को रेफर करना हो, तो यही लिखा करो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम भी सही है। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, यहां देखना, हमने लिखा दिस इज मोहन और इट इज मोहन। जैसे हम कभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना किसी को,
तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, दिस इज मोहन, इट इज मोहन। ठीक। अब हम किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, मतलब हम किसी ऐसे पर्सन के बारे को अपने बारे में बता रहे हैं जो हमें जानता नहीं है, तो हम उसको ये बताएंगे दिस इज मोहन। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको अगर हम अपना नाम बताएंगे तो हमारे नाम से हमें जान जाएगा, तो हम उसके लिए बताएंगे इट इज मोहन। तो जब हमें किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना हो, दैट इज स्टिल अननोन, जो अभी भी हमारे लिए अननोन हो, तो उसके लिए दिस लिखा करो। तो जो हमने दिस लिखा नहीं, सही है, गलत नहीं है। ये एनीबडी भी सही है, क्योंकि हमें किसी डेफिनेट को जनरल को रेफर करना है। दिक्कत बस ये है कि जो एक्सप्लोर ट्रांसटिवर होते हैं, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दे तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आवर न्यू ऑफिस इज इक्विप्ड बाय ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बच्चे, दैट लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखना कंपलसरी नहीं होता, उसको छोड़ दो। मतलब मैं दो पार्ट बना देता सेंटेंस के, हमने उसको पहले ही बताया। जब हम दैट को एज ए कंजंक्शन लिखते हैं ना, तो उसको लिखना जरूरी होता नहीं है। मैं कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाऊं, लोग फिर से समझ लो। आई नो दैट ही हैज रिटर्न। ये एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि दैट जब कंजंक्शन होता है तो इसके साथ लिखी गई क्लॉज नाउन होती है, और वो नाउन क्लॉज जो होती है उससे पहले लिखी गई वर्ब का ऑब्जेक्ट होती है। ऐसे ही होता है ना। तो ये जो दैट हमने लिखा ना, कंपलसरी नहीं है। जब हम दैट को एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं नाउन क्लॉज बनाने के लिए, देन वी कैन ड्रॉप इट, क्योंकि बेमतलब में वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। तो जनरली हम उसको लिखे नहीं लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो दैट जो कंजंक्शन हो। ठीक। तो आई नो ही हैज रिटर्न, ये सही है। आई नो सब्जेक्ट हो गया, ही हैज रिटर्न इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस दैट की हमें कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, फॉर्मेलिटी करनी जोड़ने की तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दो, उसको मत लिखो। असल में ये बेमतलब में वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच का एक गैप बना देता है। इसको हटा दोगे तो गैप खत्म हो जाएगा, वर्ब का डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। Our new office is equipped by all the latest technology। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अगर हम इस is equipped को वर्ब मान लें तो पैसिव मानना पड़ेगा। इज अ मार्क का थर्ड फॉर्म लिखो तो पैसिव बन जाएगा। पैसिव में बाई प्रिपरेशन हम लिखते हैं डूअर के साथ। डूअर का मतलब जिसने उस काम को किया हो। अब ऑफिस को इक्विप, ऑब्वियस सी बात है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं किया होगा, लोगों ने किया होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, डूअर नहीं है। डूअर नहीं है तो प्रिपरेशन विद लिख दो। कोई भी काम करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसके साथ में प्रिपरेशन यूज किया करो विद। जैसे देखो, ही डेकोरेटेड द रूम डैश लाइट्स एंड बलून्स, लाइट्स एंड बलून्स। अब हमने कहा कि उसने रूम को डेकोरेट किया। अब रूम को डेकोरेट करने के लिए उसने किस चीज का यूज किया? तो एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए, उसके साथ में प्रिपरेशन विद लिखा करो। तो जैसे यहाँ पे विद लिखा, वैसे यहाँ पे भी विद लिख दो। बाकी अपना ध्यान देना, इक्विप के साथ में प्रिपरेशन विद आते हैं। हाँ, ज्यादातर बच्चों के इसमें आंसर सही थे। बिल्कुल बच्चे अमित गोयल, इसमें कोई आंसर नहीं है। अब मैं दैट के लिए बता रहा हूं तो वो किसी के लिए भी कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर। सही है तुम्हारा आंसर। इसमें आएगा इन माई ओपिनियन या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, ये इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लिखते हैं ना, ये हमारा स्टैंड शो करती है। ठीक है, ओपिनियन एक्सप्रेस करती है। चाहे तो हम लिख दें इन माई पॉइंट ऑफ व्यू या हम लिख दें इन माई ओपिनियन। तो इनके साथ में प्रिपरेशन इन लिखा करो। नेक्स्ट में जो एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर्स, वो बिल्कुल सही है बच्चे। अब इसका आंसर बताओ 18 का। एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर्स। हाँ, सही है तुम्हारा आंसर। अब देखो, अगर इसमें ये ना लिखा हो एवरी ईयर, तो ये सेंटेंस सही है। अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो ना, आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर, तो ये सही है। हम ये मान लेंगे टेम्पररी एक्शन है जो उस समय प्रोसेस में, जिस समय हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एवरी ईयर लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये रेगुलर एक्शन है। एवरी ईयर का मतलब रेगुलर होने वाला एक्शन है। अगर ये रेगुलर होने वाला एक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं, इंडेफिनिट टेंस में लिखो हैज।
तो अगर ये एवरी ईयर ना लिखा होता तो ये सही होता, एवरी ईयर लिख दिया तो ये गलत हो गया, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा एवरी ईयर आवर एसोसिएशन हैज अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर। एवरी ईयर लिख देने का मतलब क्या है, रेगुलर इवेंट है, रेगुलर इवेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो, इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इज हैविंग को हटाओ, हैज लिख दो, आंसर हो गया। 13 miners trapped into a coal mine due to flooding from a nearby river yesterday. वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक। बिल्कुल बच्चे, शेड्यूल्ड एक्शंस जो होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख देते हैं। ये बिल्कुल सही है बच्चे, कुलदीप ये तुम्हारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 13 माइनर्स ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग नियर फ्रॉम अ नियर बाई रिवर यस्टरडे। देखो, ड्यू टू प्रिपोजिशनल फ्रेज होती है, इसके बाद वर्ब लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में आएगी। ठीक है, फ्लडिंग जो है ना वो सही लिखा बच्चे। हाँ, भीम का आंसर देखो सही है, भीम का आंसर सही है। राहुल कुमार का थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। धीरेन्द्र का सही है। अजय यादव का भी आंसर सही है। हैविंग पोजेशन नहीं शो कर रहा बच्चे, टेम्पररी एक्टिविटी शो कर रहा है। इसको लिखो वर्ड ट्रैप। देखो, ट्रैप वर्ब जो होती है ना, ये डूइंग होती है। ट्रैप वर्ब जो होती है ये डूइंग होती है। ट्रैप कर लेना मतलब किसी को फंसा लेना। ट्रैप जो वर्ब होते हैं ना, डूइंग होते हैं, डूइंग। इसका ट्रैप कर लेना मतलब किसी को फंसा लेना। ठीक। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, 30 माइनर्स, माइनर्स का मतलब होता है खदान में काम करने वाले मजदूर। माइन होती है ना, खदान। तो 13 माइनर्स ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन, तो इसका मतलब ये होगा जो 13 माइनर्स थे उन्होंने ट्रैप कर लिया किसी को कोल माइन में। किसे कर लिया वो भी हमने नहीं बताया। तो अगर मान लो हम ये मान भी लेंगे 13 माइनर्स जो है वो डूअर हैं ट्रैप वर्ब के, तो हमें ऑब्जेक्ट तो तब भी बताना पड़ेगा ना कि उन्होंने अगर ट्रैप कर लिया तो किसे कर लिया। फिलहाल में जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है अगर उसे पढ़ोगे तो पता चलेगा उन्होंने ट्रैप किसी को नहीं किया, वो फ्लडिंग की वजह से खुद ही फंस गए वहां पे। ठीक है। तो वर्ब डूइंग है लेकिन सब्जेक्ट डूअर नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं तो वर्ब को पैसिव बना दो। पैसिव बना दोगे तो हमें लिखना पड़ेगा 13 माइनस वर ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम अ नियर बाय रिवर यस्टरडे। तो इसको लिखो वर्ड ट्रैप्ड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, तो इसको पैसिव बना के ऐसे लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव वन अ प्राइज इन द आर्ट्स कंपटीशन। हाँ, गॉट आ सकता है बिल्कुल बच्चे। देखो, हम इसे क्या करेंगे, एडजेक्टिव बना देंगे पास्ट पार्टिसिपल और इससे पहले कोई लिंकिंग और लिख देंगे। गॉट ट्रैप्ड लिख दो, ये भी सही है। वर्ड ट्रैप्ड लिख दो, वो भी सही है। अगला देखो, इनटू मत हटाओ बच्चे, इनटू हो गया प्लेस जहां पे वो फंस गया। ठीक है, तो इनटू प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो कैसे बताओगे वेयर डिड दे गेट ट्रैप्ड, वेयर का रिप्लाई चाहिए ना, तो वेयर का रिप्लाई प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इनटू प्रिपरेशन हो गई, कॉल उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एवरीबॉडी वांट्स टू हैव वन अ प्राइज, ये जो टू हैव वन है ना, ये परफेक्ट फॉर्म है वर्ब के। परफेक्ट फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब वो काम हो चुका हो, लेकिन हमें पता है कि जो लोग चाहते हैं कोई काम करना, वो काम उस समय हुआ नहीं होता, वो बाद में होता है। क्योंकि अगर वो पहले हो गया होगा तो वो ऐसा क्यों चाहेंगे। तो इसका मतलब जो भी हम चाहते हैं वो काम बाद में होता है। अगर वो काम बाद में होता है तो इन्फिनेटिव फॉर्म लिखो टू विन। खैर, इन्फिनेटिव का भी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर है जिसमें हमने इन्फिनेटिव की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जैसे कि टू बी डूइंग, परफेक्ट फॉर्म, टू हैव डन, इंडेफिनिट फॉर्म टू डू, इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म टू बी डन, और इंडेफिनिट की परफेक्ट फॉर्म टू हैव बीन डन, ये सब हमने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सब हमने उसमें डिस्कस कर रखे हैं। आप चाहो तो वहां से भी इसे देख सकते हो। ठीक है, इन्फिनेटिव का एक पूरा वीडियो है, इन्फिनेटिव और उसकी फॉर्म्स का, यूट्यूब पर। उसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है। तो जो भी हम चाहते हैं ना वो काम उस समय हुआ नहीं होता, वो बाद में होता है। क्योंकि वो बाद में होता है तो इसलिए हमने उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख दिया। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, ये ओवर हुआ। आप लोग अपना एंजॉय करो। अगली क्लास में मैं आऊंगा तो आप लोगों के डाउट से लूंगा, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, प्रॉमिस है अभी से ही। बाकी अब एक छोटे से गेट टुगेदर है तो मैं वहां पे निकल रहा हूँ। और आप सभी को गुड नाइट, और एंजॉय करो लर्निंग को।
अगली क्लास में मैं फिर से बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वी शैल डिस्कस द डाउट्स ऑफ योर्स, वी शैल नॉट डिस्कस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगली क्लास में क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, तुम लोगों के डाउट से डिस्कस करेंगे जो अभी तुम लोग पूछ रहे हो, ठीक है। ये इकट्ठे कर लो और अगली क्लास में आऊंगा तो खूब पूछ लेना। आज के लिए बाकी सभी को बाय, ठीक है।